अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। अब ये जो हमारा टॉपिक है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, अगर इसको आप मिला के पढ़ें हेयर से एविडेंस के साथ तब भी ये सही है। क्यों? क्योंकि हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन क्या है? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन की ओपिनियन इररेलेवेंट है बिकॉज दैट इज एन हेयर से एविडेंस। ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम ये कहें कि इररेलेवेंट फैक्ट्स व्हेन बिकम्स रेलेवेंट, तो उसके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन है उसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे वो आर्टिकल 59 से आगे है। अब आर्टिकल 59 और 59 से आगे हमें बताता है कि जो आपका डॉक्टर है या फिर XYZ कोई भी एक आपका जो है आर्टिस्ट है, उसको एक आर्ट के अंदर नॉलेज है, ठीक है, या फिर साइंटिस्ट है, तो वो हम सारे ग्राउंड्स और सारे इंस्टांसेस पढ़ेंगे कि किन किन इंस्टांसेस में कौन किस किस की गवाही जो है रेलेवेंट है। सबसे पहले कि क्वेश्चन रेज ये होता है कि जो आपका एक्सपर्ट है, क्वेश्चन ये रेज होता है कि डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट कहाँ से मिलेगी। देखें, जब हमें इंटरनल एड से कोई भी पॉइंट की डेफिनेशन नहीं मिलती तो हम कहाँ जाते हैं? हम एक्सटर्नल एड की तरफ जाते हैं। अब एक्सटर्नल एड से हमें जो डेफिनेशन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से। तो हम गए कहाँ? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने हमें क्या बताया कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट के अंदर हमें ये बताता है कि जो आपकी एक डेफिनेशन है, एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु थ्रू एजुकेशन और एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा शख्स जो कि एजुकेशन के ज़रिए से या फिर एक्सपीरियंस के ज़रिए से हैज़ डेवलप्ड स्किल और नॉलेज, ठीक है, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक किसी भी एक खास सब्जेक्ट पर, सो दैट ही मे फॉर्म अप ओपिनियन ऑफ हिज असिस्ट, ओपिनियन दैट ही असिस्ट द फैक्ट फाइंडर, कि उसको किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक जो है आर्ट के ऊपर ऐसी महारत हो कि वो असिस्ट करे, वो मदद कर सके किसको? फैक्ट फाइंडर को। अब ये फैक्ट फाइंडर कौन होता है? ये आपका फैक्ट फाइंडर जो है ये होता है आपका जज। जज को हम क्या कहते हैं? ही इज एन फैक्ट फाइंडर। सो फर्दर इफ वी रिलाई अपॉन इन एनी फर्दर डेफिनेशन, तो एक्सपर्ट की बेस्ट डेफिनेशन यही है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत कब पड़ती है, वेयर देर इज नो आई विटनेस। पॉइंट क्या है? वेयर देर इज नो आई विटनेस, देर इज नो आई विटनेस। जहां पर आई विटनेस नहीं होगा वहां पर जरूरत पड़ेगी आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन की। उसके अलावा देन इट इज एक्सपेक्टेड। अब जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ये एक्सेप्ट कब की जाएगी? जहां पर आपका आई विटनेस ना हो, देन इट इज एक्सेप्टेड। तो ये तब आपकी एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद देखें, प्रीवियसली हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था फैक्ट इन इशू और रेलेवेंसी फैक्ट, कि गवाही जब भी दी जाएगी वो या तो होगी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या होगी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हेन देयर इज नो फैक्ट इन इशू और देयर इज नो रेलेवेंट फैक्ट, देन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट। कि जो आपके इररेलेवेंट फैक्ट्स हैं, इफ देयर इज नो फैक्ट इन इशू और देयर इज नो relevant fact, then irrelevant facts becomes relevant। जब आपका फैक्ट इन इशू मौजूद ना हो, रेलेवेंट फैक्ट मौजूद ना हो, फिर आपके इररेलेवेंट फैक्ट्स जो है वो रेलेवेंट में तब्दील होते हैं। अब देखें ना, एक्सपर्ट ऑफ थर्ड पर्सन ये क्या है? ये एक इररेलेवेंट फैक्ट है। ये रेलेवेंट में कब चेंज होगा? जब आपके पास फैक्ट इन इशू नहीं है, रेलेवेंट फैक्ट नहीं है। उसके बाद अगर हम इंस्टांसेस देखें कि किन किन इंस्टांसेस में आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है, तो वो अगर इंस्टांसेस अगर हम देखें तो उन इंस्टांसेस के बारे में आपका जो आर्टिकल 59 है वो हमें बताता है। आर्टिकल 59 ये कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स
जिसको जो कि एक्सपर्ट है किसमें, पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, हु इज एक्सपर्ट इन पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, और हु इज एक्सपर्ट इन आर्ट्स, और हु इज एक्सपर्ट इन साइंस, हु इज एक्सपर्ट इन हैंडराइटिंग। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो कि फिंगर इंप्रेशन में महारत हासिल रखता हो, हु इज एक्सपर्ट इन फिंगर एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड एविडेंस, ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड एविडेंस। अब यहां पर देखें कि अगर हम बात करें फॉरेन लॉ पर, तो इसमें कब उसकी गवाही रेलेवेंट होगी, जब वो स्किल्ड हो, किसमें, लॉ पर, फॉरेन लॉ पर स्किल्ड है। इट मींस यहां पर किस बारे में बात की गई थी, एजुकेशन पर। अगर हम आर्टिस्ट की बात कर रहे थे कि जो आर्ट है या फिर कोई भी एक आर्टिस्ट है, उसकी गवाही तब कब रेलेवेंट होगी, जब वो स्किल्ड हो, किसमें, एक्सपीरियंस हो उसका। अगर हम साइंस की बात कर रहे थे तो साइंस के अंदर उस शख्स की क्या हो, नॉलेज हो। अगर हम हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हैंड राइटिंग के अंदर भी उसको क्या हो, वो उसका एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस भी हो और नॉलेज भी हो उसके बारे में। तो ये वो इंस्टांसेस हैं जब आपकी जो थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ थर्ड पर्सन या फिर ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन जो है वो रेलेवेंट होगी। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद हमें कहता है कि ये जो इलस्ट्रेशन, इसके बाद जो इसकी अमेंडेड प्रोविजन है उसके अंदर ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 वो अमेंडेड है किसके अंदर, कानून शहादत ऑर्डर के अंदर। हु मे बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट। अब बात करते हैं कि किस किस को एज एन एक्सपर्ट बुलाया जा सकता है। ये तो वो इंस्टांसेस थे जिन इंस्टांसेस के अंदर आपकी ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन रेलेवेंट थी। अब देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हु मे बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट, हु मे बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट। सबसे पहले उसने कहा कि कौन हो सकता है, वो हो सकता है फॉरेन लॉ, जिसको फॉरेन लॉ पे महारत हो। तो यहां पर वो कौन सा शख्स होगा जो कि स्पेशली जिसने फॉरेन लॉ पढ़ा हुआ होगा। उसके बाद सेकंड में किसको लेके आता है, सेकंड में लेके आता है साइंस। साइंस कौन सा शख्स बता सकता है, ये वो शख्स बता सकता है जो क्या हो, जो कि स्किल्ड हो, स्पेशली स्किल्ड हो, स्पेशली स्किल्ड। उसके बाद थर्ड में कौन आता है, थर्ड में आपका आता है आर्ट्स या फिर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग या फिर आपका थंब इम्प्रेशन वाला, वो किसके अंदर आ गए, ये दोनों आ गए आपके, जिसको क्या हो, जो कि एक्सपर्ट हो इस काम के अंदर। तो इन इन लोगों को बुलाया जा सकता है कब, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन की गवाही के लिए। उसके बाद आगे अगर हम चलें, उसके बाद बात करते हैं इसकी एविडेंटरी वैल्यू की, कि इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है। अगर इसकी एविडेंटरी वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक केस लॉ मौजूद है जो हमें कुछ ये बताता है कि, जो कहता है कि सुप्रिटेंडेंट वर्सेस मजरुल हक का ये केस है। सुप्रिटेंडेंट वर्सेस मजरुल हक, और इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस है आपका पीएलडी 1955, पीएलडी 1955 पेज नंबर 79। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपल ये कह रहा है हमें कि जो आपका ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन है ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है, और जब भी आपका वीक पीस ऑफ एविडेंस होगा उसके साथ किसी और एविडेंस की कोरोबरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी और
एविडेंस की कोरोबरेशन नहीं होगी तो वो उस एविडेंस पे किसी को सज़ा नहीं हो सकती। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 61 को डिस्कस करें, आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 डिफाइंस, आर्टिकल 61 says that opinion of experts irrelevant facts becomes relevant। आर्टिकल 61 ये कहता है कि आपके irrelevant facts becomes relevant, कि आपके irrelevant facts relevant बन जाएंगे किन सूरतों में? जब आपकी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ली जाएगी। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स किस तरीके से ली जा सकती है? मिसाल के तौर पे अगर मैं ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन को रिलेट करूं किसी डॉक्टर के साथ, तो जब भी कोई एक्सह्यूमेशन होती है, किसी भी मुर्दा को ज़मीन से निकाला जाता है, एक्सह्यूमेशन होती है या फिर अटॉप्सी होती है किसी भी बॉडी की, चीर फाड़ दिया जाता है उस बॉडी को और फिर ये बताया जाता है कि ये इसको जो गोली लगी है वो किस बंदूक से निकली है, या फिर ये शख्स जो है वो किस पॉइजन से इसकी डेथ हुई है, या फिर वो एक्सपर्ट ये बताता है कि इस शख्स की जो डेथ हुई है, डेथ काज होने का रीज़न क्या है, डेथ काज होने का टाइम क्या है, और डेथ काज होने के बाद से लेके अब तक कितना डिफरेंस है टाइम में। तो ना उस शख्स ने, जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने देखा नहीं कि इसको मारा किस तरीके से किया। उस डॉक्टर ने ये नहीं, उस डॉक्टर को इस बात की भी नॉलेज नहीं है कि इसका नाम क्या है, लेकिन फिर भी वो बता रहा है बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन हिज नॉलेज। अच्छा, उसके बाद 61 कहता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। क्या कहता है 61? ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट, कि जो हैंड राइटिंग है वो कब आपकी रेलेवेंट बनेगी? वो कहता है कि जो जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन आएगा, जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन आएगा, तब आपका वो जो हैंड राइटिंग है वो रेलेवेंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी इसमें मुझे जानने वाला मेरा कोई फ्रेंड वो ये कह दे कि ये पर्टिकुलर राइटिंग किसकी है, ये तो मुबारक की है। अब कोर्ट के अंदर उनसे ये पूछा जाता है कि आपको कैसे पता? तो वो ये कहता है कि जाहिर सी बात है वो जब भी लिखता था मेरे आगे ही लिखता था और मैं उसके वर्ड्स को पहचानता हूँ, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पर जो वर्ड बताया गया है वो बताया गया ओपिनियन ऑफ पर्सन अक्वांटेड विथ हैंड राइटिंग। वर्ड क्या है? अक्वांटेड विथ हैंड राइटिंग। अब इसको आप थोड़ा और एलोबरेट करें कि देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, अक्वांटेड विथ हैंड राइटिंग इफ एनीवन सा। इलस्ट्रेट इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या बता रहा है कि या तो उसको किसी ने लिखते हुए देखा हो कि जो आपका डेथ लेटर है, सुसाइड लेटर है एक्सपायरेड, तो वो सुसाइड लेटर उसने लिखा ही मेरे सामने था। खैर सुसाइड लेटर कोई किसी के सामने नहीं लिखता। या फिर वो ये कहे कि ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट इन क्वेश्चन है। अब ये एग्रीमेंट जब वो लिख रहा था अपने हैंड से तो वो मेरे सामने लिख रहा था। वो कहे मैं इस बात का आई विटनेस हूँ कि मैंने देखा कि वो जो है क्या कर रहा था, वो मेरे सामने ये एग्रीमेंट लिख रहा था। या फिर और एनीवन हु हैज नॉलेज ऑफ सच राइटिंग, या तो कोई ऐसा शख्स हो जिसको नॉलेज हो कि उसकी राइटिंग, हैंड राइटिंग कैसी है। अब देखें, और बाय कंपैरिजन या फिर कंपैरिजन के जरिए से अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि कोई तुक्का लगा रहा हो, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसकी गवाही पे ये एग्रीमेंट साबित हो गया तो हो सकता है अगले को सजा आ जाए। तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, उसके आगे 2 से 3 हैंड राइटिंग से सेम एग्रीमेंट जो है उसको पेश करेगी। अब वहां पर वो कंपेयर करेगा, वो ये देखेगा कि इसमें से मुबारक की राइटिंग कौन सी है, या ज़रूरी नहीं मुबारक को कोई भी हो सकता है, तो उस शख्स की राइटिंग कौन सी है। तो वहाँ पर उसकी जो राइटिंग है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रेलेवेंट। उसके बाद क्या है 62 हमें क्या बताता है? 62 बताता है कि ओपिनियन इज टू राइट और कस्टम व्हेन रेलेवेंट। ओपिनियन इज टू राइट और कस्टम व्हेन रेलेवेंट। अब 62 ने किस बारे में बात की? ओपिनियन इज टू राइट और कस्टम व्हेन रेलेवेंट।
देखें 62 सिंपल ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई भी कस्टम है, कोई भी ट्रेड है, सॉरी ट्रेड नहीं, कस्टम है या फिर राइट है किसी का, राइट कौन सा हो सकता है, राइट ऑफ ईजमेंट हो सकता है, राइट ऑफ ईजमेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका जो है कोई भी एक कस्टम हो सकता है। तो इनके बारे में जो ओपिनियन होगी वो कब रेलेवेंट होगी, वो तब रेलेवेंट होगी जब कोई भी ऐसा शख्स जो कि उस एरिया में बहुत सालों से रह रहा है और उसको ये नॉलेज है कि यहाँ पर कौन सी कस्टम चलती हुई आ रही है, कौन सी रस्म चलती हुई आ रही है, तो उसकी जो गवाही है वो क्या होगी, वो रेलेवेंट होगी। उसके बाद टीनेंट और एरिया वाइज और यूजेज 63 ने क्या बताया, टीनेट और यूजेज। अब 63 ने ये बताया कि जो टीनेट है या फिर जो आपका यूजेज है वो कब रेलेवेंट है। अब ये टीनेट क्या है, जब भी आपका कोई भी एक मजहबी अकायद, अब मजहबी अकायद के बारे में किसी से ये पूछा जाए कि भाई ये जो आपके मज़हब में कोई भी एक रस्म है, तो क्या ये रस्म वाकई आपके मज़हब में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो वहाँ पर किसकी गवाही एक्सेप्टेबल है, कोई भी रिलीजियस पर्सन जो उस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। और उसके बाद जो यूजेज, कोई भी कस्टम, कोई भी यूजेज जो कि यूजेज है उस एरिया का, तो वो कब रेलेवेंट है, जब उसकी नॉलेज हो किसी भी शख्स को जो कि बहुत सालों से वहाँ पर रहता हुआ आ रहा है। उसके बाद 64 क्या कह रहा है, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, कि जो आपका कोई भी एक रिलेशनशिप है, मिसाल के तौर पे कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इनका रिलेशनशिप साबित करने के लिए क्या साबित करना पड़ेगा, इनका रिलेशन साबित करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि मैं उनकी फैमिली का मेंबर हूँ, या फिर कह रहा है और अदरवाइज, या कोई भी एक्सपायरेड कोई भी शख्स हो सकता है लेकिन उनका कोई कनेक्शन हो उस फैमिली के साथ, कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा शख्स जो कि उस फैमिली में आता जाता हो। अब मिसाल के तौर पे एक मेरा फ्रेंड है जो कहाँ रहता है, जो रहता है कराची के अंदर। अब मेरा उसकी फैमिली में आना जाना नहीं है, अब मैं उसके भाई को नहीं जानता, मैं उसकी जो है फैमिली को नहीं जानता। अब वहाँ पर अगर कहीं गवाही देनी पड़ जाए, तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन रेज ये हो कि आप जानते हैं कि इसका भाई है, तो वहाँ पर मेरी जो गवाही है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि मेरा उनकी फैमिली में आना जाना नहीं है। उसके बाद 65 कहता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, कि जो गवाही होगी, जो ओपिनियन होगा, उसकी ग्राउंड्स पर भी गवाही होगी, वो भी रेलेवेंट है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स ये कहे कि मेरा इनके साथ ये रिलेशनशिप है, तो उसकी भी गवाही होगी और उसके बिहाइंड जो ग्राउंड है उसकी भी गवाही हो सकती है। ओपिनियन की जो वजह है, ओपिनियन की वजह उसकी भी गवाही हो सकती है। उसके बाद अगर हम कैरेक्टर की बात करें, तो कैरेक्टर शुरू होता है आर्टिकल 66 से, और कैरेक्टर के बारे में सिंपली ये बताता है कि कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट एंड कैरेक्टर व्हेन नॉट रेलेवेंट। अब देखिए केसेस जो होते हैं या तो आइदर होते हैं सिविल या होते हैं क्या, क्रिमिनल। 66 हमें क्या बताता है, 66 हमें बताता है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर, रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर। आर्टिकल 66 बात करता है किस बारे में, सिविल केसेस। आर्टिकल 66 says that in civil cases character good और बैड irrelevant, कि कैरेक्टर चाहे गुड हो चाहे बैड हो, सिविल केसेस के अंदर क्या है, इररेलेवेंट है, रेलेवेंट नहीं है। 67 ने बात की कि क्रिमिनल केसेस के अंदर प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट। इसके अंदर सिर्फ आपने ये पॉइंट याद रखनी है आर्टिकल 67 से रिलेटेड। आर्टिकल 68 क्या कहता है, आर्टिकल 68 हमें सिंपल ये बताता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। प्रीवियस क्या कह रहा है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट
एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर भी वही बात हुई जो मैं प्रीवियसली डिस्कस करता आ रहा था आपसे कि व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो प्रीवियस बेड कैरेक्टर है वो नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट नहीं है, एक्सेप्ट, उसके एक्सेप्शन भी बता दी, इन रिप्लाई, जब वो रिप्लाई दे। उसके बाद आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 सेज कैरेक्टर इज रेलेवेंट इन केस ऑफ डैमेजेस। कैरेक्टर इज रेलेवेंट इन केसेस ऑफ डैमेजेस। अब इसको आप रिलेट करें किससे? आर्टिकल 66 के साथ। आर्टिकल 66 और 69 दोनों को आपने याद रखना है कि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आर्टिकल 66 ने क्या कहा? जनरल रूल बताया कि भाई सिविल के अंदर करेक्टर चाहे गुड हो चाहे बैड हो, इररेलेवेंट है। वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। तो जनरल रूल क्या था कि करेक्टर चाहे गुड हो चाहे बैड हो, सिविल के अंदर वो इररेलेवेंट है। फिर उसकी एक्सेप्शन आ गई। अब एक्सेप्शन क्या कहती है? एक्सेप्शन ये कहती है कि करेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए? वो रेलेवेंट होगा कब? जब आपका सिविल के अंदर कोई डैमेजेस का सूट है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई डैमेजेस का सूट आप दाखिल करेंगे तो वहां पर कोर्ट ये देखेगी कि आइदर इसका कैरेक्टर गुड है या बैड है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी हक पे कोई भी हक के इज्जत पे कोई बात आ गई, अब जब हक के इज्जत पे कोई उसकी बात आ गई तो वहां पर डैमेज का वो सूट फाइल करता है। वहां पर कोर्ट सिंपली ये देखेगी कि ये इसका कैरेक्टर प्रीवियसली कैसा है, उस इलाके में, जिस इलाके में ये रहता है वहां पर अगर इसका अच्छा कैरेक्टर है तो इसको डैमेजेस ज़्यादा मिलेंगे, अगर इसका कैरेक्टर बुरा है तो इसको डैमेजेस कम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आर्टिकल 69 हो गया। देखें, आज हमने जो समझा वो क्या था? आर्टिकल 59 से लेकर 69 तक ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। थर्ड पर्सन की ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी? उसी के साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि आपका जो रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर है, आर्टिकल 66 से लेके 69 तक, इससे सिर्फ और सिर्फ 4 ही आर्टिकल डील कर रहे थे, तो ये भी हमने आज इसको भी क्लियर कर लिया। देखें, ये जो टॉपिक है आपका, ये रिलेट किससे कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है आपका हेयर से एविडेंस के साथ। अब हेयर से एविडेंस, जब भी आपका ओरल एविडेंस की बात होगी तो आर्टिकल 70 और 71 ने क्या बात की कि द ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एंड हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। लेकिन उसके एक्सेप्शन क्या है? उसके एक्सेप्शन आपके एक्सपर्ट ओपिनियन भी है। तो यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।